हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इग्नू के 6 मंथ कोर्स CLS के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम CLS के फर्स्ट पेपर BLII 011 के फर्स्ट लेसन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम इसके मोस्ट पॉइंट्स देखेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकें। और आपको बता दें, इसके पेपर में बहुत कम समय बचा है। इसका पेपर 5 अगस्त 2021 को है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि गाइस मैंने बताया, BLI 011 का जो पेपर है वो 5 अगस्त को होने वाला है। 5 अगस्त 2021 को इसका पेपर है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में BLI 011, जिसका नाम है पुस्तकालय एक परिचय, के फर्स्ट लेसन समाज में पुस्तकालय की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसका फर्स्ट लेसन है समाज में पुस्तकालयों की भूमिका। समाज में पुस्तकालयों की जो भूमिका है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। समाज से तात्पर्य समूह में कार्य करना। समाज शब्द, समाज से तात्पर्य यहाँ पे हो सकता है समूह में कार्य करना। सॉरी फ्रेंड्स, माफ़ी चाहती हूँ, आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। इसमें कैमरा मिस्टेक होने की वजह से आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ, समाज में पुस्तकालय की भूमिका। सबसे पहले हमें पूछा जाएगा कि समाज, अगर छोटे छोटे MCQs आते हैं उसमें पूछा गया है कि समाज से आपका तात्पर्य क्या हो सकता है। तो समाज से आपका तात्पर्य होगा समूह में कार्य करना। समाज से मेरा तात्पर्य समूह में कार्य करना। अगला है समाज शब्द लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से बना है। समाज शब्द किससे बना है? तो समाज शब्द जो है वो सोशियस से बना है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं। 19वीं से 20वीं सदी में समाज का काफ़ी महत्व बढ़ा। सामाजिक से तात्पर्य, अब हमने समाज के बारे में जान लिया कि समाज का तात्पर्य जो है वो है समूह में कार्य करना। और समाज शब्द लैटिन भाषा के शब्द सोशियस से बना है, जो कि समाज है। तो समाज का जो विकास है वो 19वीं 20वीं सदी में बहुत ज़्यादा इसका विकास हुआ या फिर इसका महत्व बढ़ा। आगे हम देखेंगे सामाजिक से तात्पर्य। समाज धन इक, ये बन गया समाज धन इक बना, तो ये बना सामाजिक। ठीक है, इसमें एक प्रत्यय जुड़ने से ये बन गया सामाजिक। अब हम देखेंगे एग्जाम में सामाजिक के बारे में भी पूछ सकते हैं कि छोटे छोटे MCQs आएंगे आपके। ठीक है, तो पूछ सकते हैं सामाजिक से तात्पर्य। सामाजिक से तात्पर्य, सामाजिक से मेरा तात्पर्य है विभिन्न अंगों के परस्पर विशिष्ट अंत संबंधों के कार्यों को निर्णित करना। यानी कि सामाजिक से मेरा तात्पर्य है विभिन्न अंगों के परस्पर विशिष्ट अंत संबंधों के कार्यों को निर्णित करना। जिसे आपके पास ये एक MCQs दे दिया गया है कि सामाजिक से आपका क्या तात्पर्य हो सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि विभिन्न अंगों के परस्पर विशिष्ट अंत संबंधों के कार्यों को निर्णित करना। अब समाज जो है एक उद्देश्यपूर्ण समूह है। समाज क्या है? समाज एक उद्देश्यपूर्ण समूह है। आगे देखते हैं। आधुनिक समाज से तात्पर्य, अब जैसे समाज के बारे में पूछ सकते हैं कि समाज शब्द क्या है, समाज किस शब्द से, मतलब समाज कौन सी भाषा का है, सामाजिक से तात्पर्य, समाज से आपका क्या तात्पर्य है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। तो मैंने इस PDF से बहुत छोटे छोटे जो मोस्ट क्वेश्चन है, मैंने मतलब मोस्ट पॉइंट्स है, मैंने उनको ही लिया है। तो देख सकते हैं। आगे है आधुनिक समाज से तात्पर्य। तो आधुनिक समाज से तात्पर्य आधुनिक मूल्यों के साथ विशिष्ट सामाजिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले भिन्न भिन्न परिवारों के लोगों का समूह है। अब जैसे कि बताया गया है कि आधुनिक समाज से मेरा तात्पर्य हो सकता है, मैंने समाज के बारे में बात कर लिया, सामाजिक से मैंने बात कर लिया। तो अब बात करते हैं आधुनिक समाज के बारे में। तो आधुनिक समाज से मेरा तात्पर्य हो सकता है कि आधुनिक मूल्यों के साथ विशिष्ट सामाजिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले भिन्न भिन्न परिवारों के लोगों का समूह है। आगे देखते हैं। आधुनिक समाज की विशेषताएं। अब आधुनिक समाज की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें विशेषताओं को हम अभिलक्षण कह सकते हैं। आपसे MCQ पूछा जाएगा कि आधुनिक समाज की विशेषताएं या अभिलक्षण बताइए। इनमें से ये जो पॉइंट्स बताए गए हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट्स आपको दे दिया जाएगा। इसमें से बताइए कि क्या इनमें से ये आधुनिक समाज के पॉइंट्स हैं। जी मैं फ्रेंड्स, मैं इसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसके MCQs देखे हैं। तो हम जानेंगे आधुनिक समाज के अभिलक्षण। पहला अभिलक्षण है
पश्च औद्योगिक समाज, पश्च औद्योगिक समाज जो है यह आधुनिक समाज का लक्षण है, अभिलक्षण है। और पश्च औद्योगिक समाज को हम उन्नत उद्योग एवं प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। पश्च औद्योगिक समाज को हम उन्नत उद्योग एवं प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। एमसीक्यू पूछा जाए आपसे कि पश्च औद्योगिक समाज का एक अन्य नाम क्या हो सकता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए उन्नत उद्योग एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका अगली विशेषता है शहरीकरण, दूसरी है उच्च जनसंख्या का दबाव, उप सामाजिक संस्थान, रोजगार के अवसर, आय के बेहतर अवसर, सामाजिक स्तरीकरण, शहरी सुविधाएं, संचार के स्रोत, सामाजिक परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इस तरह के पॉइंट्स बताए गए हैं, देख सकते हैं। आधुनिक समाज की विशेषताएं, आधुनिक समाज के अभिलक्षण एक बार फिर से देख लेते हैं। पश्च औद्योगिक समाज जिसे हम उन्नत उद्योग एवं प्रौद्योगिकी कह सकते हैं। दूसरी विशेषता है शहरीकरण, तीसरी विशेषता है उच्च जनसंख्या का दबाव, चौथी विशेषता है उप सामाजिक संस्थान और पांचवी विशेषता है रोजगार के अवसर, छठी विशेषता है आय के बेहतर अवसर, सातवीं विशेषता है सामाजिक स्तरीकरण, आठवीं विशेषता है शहरी सुविधाएं, नौवीं है संचार के स्रोत और 10वीं है सामाजिक परिवर्तन और 11वीं है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करते हैं सूचना समाज की। इससे पहले हमने समाज के बारे में पढ़ा था, सामाजिक के बारे में जाना था और आधुनिक समाज के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे सूचना समाज के बारे में। आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यही जो पॉइंट्स हैं यही छोटे छोटे आपको घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब हम जानेंगे सूचना समाज के बारे में। सूचना समाज, जिस समाज के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान सस्ते एवं सुलभ ढंग से संभव हो जाता है उसे सूचना समाज कहते हैं। सूचना से जैसे कि इंफॉर्मेशन जो सोसाइटी इसके बारे में यदि हम बात करें तो सूचना समाज वो है जिस समाज के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान सस्ते एवं सुगम ढंग से संभव हो, यानी कि सूचना जो है बिना किसी कठिन परिश्रम के अगर उसका जो विस्तार है वो सस्ते एवं सुगम यानी कि सरल तरीके से हो रहा है तो उसे हम सूचना समाज कह सकते हैं। आगे देखते हैं, डेनियल बेल एवं तुरेन ने सूचना समाज को उत्तर औद्योगिक समाज के समकक्ष रखा है। कई बार एग्जाम में एमसीक्यूज बनता है ये कि डेनियल बेल ने सूचना समाज को किस समकक्ष रखा है, तो डेनियल बेल एवं तुरेन महोदय ने, देख सकते हैं तुरेन एवं डेनियल महोदय ने सूचना समाज को उत्तर औद्योगिक समाज के समकक्ष रखा है। अब ज्ञान समाज देख लेते हैं। ज्ञान समाज समाज की उन्नति व अभिवृद्धि के लिए मुख्य साधन है शिक्षा, सूचना, ज्ञान। समाज के बारे में इतना ही कहा गया है कि ज्ञान समाज है उसमें समाज की जो उन्नति है, समाज की उन्नति कैसे होगी, समाज की उन्नति व अभिवृद्धि के लिए शिक्षा का, सूचना का और ज्ञान, इन तीनों का ही परस्पर होना आवश्यक है। आपसे ये वाला एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि समाज की उन्नति व अभिवृद्धि के लिए मुख्य साधन क्या क्या हो सकते हैं। तो आपसे अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे तो आपको इन तीनों ऑप्शंस को राइट करना होगा उस जगह की सूचना, शिक्षा और ज्ञान। आगे देखते हैं शिक्षा प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य। तो इसका भी एक एमसीक्यूज बना है तो मैंने इसी को भी अपने नोट्स में ही लिया है। शिक्षा प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य, तो इसमें हमें 4 उद्देश्य बताए गए हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुख्य उद्देश्य के रूप में। पहला है आर्थिक और वैज्ञानिक उन्नति, दूसरा है राजनीतिक प्रगति, तीसरा है व्यक्तित्व का उद्घाटन और विकास, चौथा है सर्वत्र शांति, सद्भाव और बंधुत्व की स्थापना। 4 उद्देश्य बताए गए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। पहला उद्देश्य है आर्थिक और वैज्ञानिक उन्नति, आर्थिक और वैज्ञानिक उन्नति से ही आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। दूसरा है राजनीतिक प्रगति, तीसरा है व्यक्तित्व का उद्घाटन और विकास, चौथा है सर्वत्र शांति, सद्भाव और बंधुत्व की स्थापना। अब हम बता दें, देश की वास्तविक संपत्ति होती है जनता, देश की वास्तविक संपत्ति है जनता। आपसे पूछा जाए ये वाला एमसीक्यू कि पुस्तकालय के अनुसार देश की वास्तविक संपत्ति क्या है, तो देश की वास्तविक संपत्ति होगी जनता। आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। आगे देख लेते हैं पुस्तकालय से तात्पर्य। तो पुस्तकालय से तात्पर्य हम देख लेते हैं।
पुस्तकालय लाइब्रेरी वह स्थान जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों और सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। लाइब्रेरी के बारे में कहा गया है कि वह स्थान जहाँ हमें ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है, उसे हम पुस्तकालय कह सकते हैं। पुस्तकालय से मेरा तात्पर्य है कि वह स्थान जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। आगे देखते हैं, इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइबर से हुई है। अब जो पुस्तकालय है जिसका इंग्लिश नाम है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इसका इंग्लिश नाम है, तो इसके बारे में बताया गया है कि इसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन शब्द है यहाँ पर लाइबर, इतना ही बताया गया, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। अब प्रसिद्ध विश्वकोश देख लेते हैं। ये तो मोस्ट क्वेश्चन है, ये तो आया ही है अभी, जो लास्ट ईयर पेपर्स हुए हैं उनमें ये जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्रसिद्ध विश्वकोश, पुस्तकालय समाज के बारे में प्रसिद्ध विश्वकोश कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जो है ये पुस्तकालय के बारे में प्रसिद्ध विश्वकोश है। एक बार फिर से देखेंगे एनसाइक्लोपीडिया। अब यहाँ तक क्लियर नहीं होता, यहाँ पे और ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। इस नाम को पूरा कीजिए, एनसाइक्लोपीडिया। इसके नाम के आगे क्या हो सकता है, ब्रिटेनिका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रांसीका हो सकता है। तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि पुस्तकालय समाज जो है उसके लिए उसका जो प्रसिद्ध विश्वकोश है वो है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। आगे देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के भारतीय आचार्य। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ये एमसीक्यू है। तो पुस्तकालय विज्ञान के भारतीय आचार्य हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। आप ऐसे भी बोल सकते हो डॉक्टर रंगनाथन, डॉक्टर रंगनाथन, या फिर ऐसे नहीं पूछा जाएगा तो ये दोनों नाम एक ही, आप कंफ्यूज मत होइएगा, या फिर एस.आर. रंगनाथन। एस.आर. रंगनाथन जो है ये दोनों एक ही हैं, और ये जो है पुस्तकालय विज्ञान के भारतीय आचार्य हैं। पुस्तकालय विज्ञान के भारतीय आचार्य हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन और डॉक्टर रंगनाथन। आगे देखते हैं, एक परिभाषा दी गई है हमें। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की परिभाषा है, डॉक्टर रंगनाथन या एस.आर. रंगनाथन की परिभाषा है। देखते हैं, यह भी एमसीक्यूज है। पुस्तकों, पाठकों और पुस्तकालय कर्मचारियों, इन तीनों का तृत्व ही पुस्तकालय है। बहुत अच्छी परिभाषा है कि तीन तृत्व दिए गए हैं हमें। पहले पुस्तक, पाठक जो पढ़ने वाले हैं, और पुस्तकालय, पुस्तक और पुस्तक बुक्स हो गई, और बुक्स को पढ़ने वाला, ठीक है, स्टूडेंट मान सकते हैं, और लाइब्रेरी, ठीक है। इन तीनों, इन कर्मचारियों का जो तृत्व है वही पुस्तकालय है। इन्होंने आधुनिक पुस्तकालय की तुलना बिजली घर से की है। अब कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय की तुलना किससे की है, तो उन्होंने आधुनिक पुस्तकालय की जो तुलना है वो लाइब्रेरी पावर हाउस से की है, बिजली घर से की है। आगे देखते हैं, प्राचीन काल में पुस्तकालयों का लेख क्यूनफॉर्म था। पुस्तकालय का जो लेख था प्राचीन काल की यदि हम बात करें तो पुस्तकालयों के लेख को हम प्राचीन काल में क्यूनेफॉर्म कहते थे। आगे देखते हैं, 7वीं सदी शिक्षा व साहित्य की दृष्टि से स्वर्णयुग प्रसिद्ध, ठीक है। पुस्तकालय विज्ञान के लिए 7वीं जो सदी थी वह शिक्षा व साहित्य की दृष्टि से स्वर्णयुग थी। ये वाला एमसीक्यूज भी बहुत बार पूछा गया है। आगे देखते हैं, अब प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो कि 7वीं सदी में थे। प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे 7वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था उस समय, और वल्लभी जो था उसमें हीनयान संप्रदाय था, ठीक है। तो पहला जो विश्वविद्यालय था वह था नालंदा विश्वविद्यालय, और दूसरा विश्वविद्यालय था वल्लभी विश्वविद्यालय। इसमें बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय था हीनयान संप्रदाय। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय वो वल्लभी जो विश्वविद्यालय उसमें बताया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय में हमें रत्नोदधि, रत्न सागर, रत्नरंजक, ठीक है, रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्नरंजक, इन 3 मंजिलों के बारे में बताया गया है नालंदा विश्वविद्यालय में। जबकि वल्लभी विश्वविद्यालय में हमें बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के बारे में जानने को मिलेगा। आगे देखते हैं, आठवीं सदी में, यदि हम आठवीं सदी की बात करें तो दक्षिण भारत में नागार्जुन विद्यापीठ, उदयपुर विश्वविद्यालय
1150 से 1395 कर्नाटक राज्य का एकमात्र केंद्र था मिथिला ग्रंथालय। ठीक है, तो 8वीं सदी की यदि हम बात करें तो मैंने 7वीं सदी की बात की, तो 7वीं सदी में मैंने जाना कि नालंदा जो विश्वविद्यालय और वल्लभी जो विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा और वल्लभी, ये तो 7वीं सदी के थे। ठीक है, 8वीं सदी की यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत की यदि मैं बात करूँ तो उसमें हमें नागार्जुन और उदयपुरी मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं 1150 से। ठीक है, तो 1150 की हम बात करें तो 1150 से 1395, ठीक है, मिथिला जो था कर्नाटक राज्य का एकमात्र केंद्र था मिथिला, और वही मिथिला जो था ग्रंथालय था। कई बार आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है कि 1150 से 1395 में कौन से राज्य का मिथिला ग्रंथालय था, तो मिथिला ग्रंथालय कर्नाटक राज्य का था। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कर्नाटक राज्य का एकमात्र केंद्र कौन सा है, तो मिथिला ग्रंथालय ही होगा। आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इंपीरियल पुस्तकालय की स्थापना की थी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि भारत में पहला इंपीरियल पुस्तकालय की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी का जो समय था वो आई थिंक 1296 से 1311 तक के समथिंग रहा होगा, मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि 1303 के समथिंग था। तो मैं मान सकती हूँ कि इस समय जो था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इंपीरियल पुस्तकालय की स्थापना की थी। ठीक है, इंपीरियल पुस्तकालय से हमारा तात्पर्य होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं मुगल सम्राट बाबर। मुगल सम्राट बाबर के समय शाही पुस्तकालय था। ठीक है, मुगल सम्राट बाबर ने शाही पुस्तकालय की स्थापना की थी। जैसे बताया अलाउद्दीन खिलजी ने इंपीरियल पुस्तकालय, मुगल सम्राट बाबर ने शाही पुस्तकालय। अगला देखते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने मनोरंजन भवन, ठीक है, शेरशाह सूरी का मनोरंजन भवन कह सकते हैं, और इसी मनोरंजन भवन को हुमायूं ने पुस्तकालय भवन नाम दिया। अब ये जो मनोरंजन भवन है ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में मनोरंजन भवन स्थित है और हुमायूं ने इसी मनोरंजन भवन को पुस्तकालय भवन नाम दिया था। एक कहावत है, हुमायूं की जो डेथ है वो दिल्ली के पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरते गिरते इनकी डेथ हुई थी। तो इसी मनोरंजन भवन को हुमायूं ने पुस्तकालय भवन नाम दिया था, और इसी पुस्तकालय भवन में हुमायूं की जो मृत्यु है वो सीढ़ियों से गिरते पड़ते हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि हुमायूं का जो जीवन था वह संकटों से घिरा हुआ था। आगे देखते हैं, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में कोलकाता लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये जो एक कंपनी है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये कंपनी है उस समय की, तो इसने 1784 में कोलकाता लाइब्रेरी की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, इसी कोलकाता लाइब्रेरी को 1820 में कोलकाता लाइब्रेरी को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित किया। फिर 1835 में सार्वजनिक पुस्तकालय को लाइब्रेरी इंपीरियल में इंपीरियल लाइब्रेरी में बदल दिया। इसका पहला पुस्तकालय अध्यक्ष था मेक फर्नेल को बनाया, जिसे लॉर्ड कर्जन ने बनाया था। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, मैं बताना चाहूँगी कि ये कंपनी है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इस कंपनी ने 1784 में कोलकाता लाइब्रेरी की स्थापना की थी। ठीक है, कोलकाता लाइब्रेरी की स्थापना की थी पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, और कोलकाता की स्थापना वही कोलकाता लाइब्रेरी की स्थापना की थी। ठीक है, अब इस कोलकाता लाइब्रेरी को 1820 में कोलकाता लाइब्रेरी को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित कर दिया गया। मतलब इसका नाम चेंज कर दिया, कोलकाता लाइब्रेरी को सार्वजनिक पुस्तकालय के नाम से घोषित कर दिया। अब इस सार्वजनिक पुस्तकालय को 1835 में इंपीरियल लाइब्रेरी में घोषित कर दिया गया, मतलब इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब इस इंपीरियल लाइब्रेरी या सार्वजनिक पुस्तकालय या कोलकाता लाइब्रेरी, इसका जो पहला पुस्तकालय अध्यक्ष था वो था मेक फर्नेल, और इस मेक फर्नेल को लॉर्ड कर्जन ने नियुक्त किया था। ठीक है, पूछा जाए कि कोलकाता लाइब्रेरी का पहला अध्यक्ष कौन था, या सार्वजनिक लाइब्रेरी का पुस्तकालय का पहला अध्यक्ष कौन था, या इस तरह पूछा जाए कि इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला अध्यक्ष कौन था, तो इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला अध्यक्ष था मेक फर्नेल, जिसे लॉर्ड कर्जन ने नियुक्त किया था। पूछा जाए कि प्रसिद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष मेक फर्नेल को किसने नियुक्त किया था, आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपका सही आंसर होना चाहिए लॉर्ड कर्जन। आगे देखते हैं, 1947 के बाद इंपीरियल पुस्तकालय को बदलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया गया। अब इसमें चेंजेस होते ही जा रहे हैं। 1947 में देखते हैं कि इस इंपीरियल लाइब्रेरी को
राष्ट्रीय पुस्तकालय में घोषित कर दिया गया। मतलब आप समझिए ये एक ही है, इसके बार बार नाम चेंज हुए हैं। जैसे हम बताते हैं, ये कंपनी है रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसने 1784 में कोलकाता लाइब्रेरी को थी, ठीक है, इसमें है। तो इसी कोलकाता लाइब्रेरी को 1820 में सार्वजनिक पुस्तकालय को घोषित किया। फिर 1835 में इसे इंपीरियल लाइब्रेरी के रूप में घोषित किया और फिर 1947 में इन्होंने इस इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में घोषित किया। अब इसका जो वर्तमान नाम है वो है राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी जिसे हम कह सकते हैं। तो नेशनल जो लाइब्रेरी है इसकी जो स्थापना है, आप देखेंगे इसकी स्थापना 1784 में ही की गई है, आप देख सकते हैं। हालांकि इसका पहले नाम चेंज था, ठीक है। आगे देखते हैं। 1948 में मद्रास सरकार द्वारा पहला पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया। कई बार एग्जाम में इस तरह से भी हम पूछे जा सकते हैं कि भारत में पहला पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया और किसने पारित किया, ठीक है। भारत में पहला पुस्तकालय अधिनियम किसने पारित किया और कब पारित किया। तो सन 1948 में भारत में पहला पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया और यह मद्रास सरकार द्वारा पारित किया गया, ठीक है। मद्रास सरकार द्वारा पहला पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया। अब देख लेते हैं 1948 में तो मद्रास सरकार ने पुस्तकालय अधिनियम पारित कर दिया। दूसरा जो है पुस्तकालय अधिनियम आंध्र प्रदेश में 1960 में पारित हुआ, ठीक है। आंध्र प्रदेश में दूसरा पुस्तकालय अधिनियम 1960 में आंध्र प्रदेश में पारित किया गया। तीसरा कर्नाटक में 1965 में, ठीक है। पहला पुस्तकालय अधिनियम तो मद्रास ने ही पारित किया था, दूसरा 1960 में आंध्र प्रदेश ने, तीसरा 1965 में कर्नाटक में, चौथा जो है 1967 में महाराष्ट्र ने पारित किया था, ठीक है। देख सकते हैं महाराष्ट्र ने 1967 में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया। अब तक 11 देशों ने ग्रंथालय अधिनियम पारित किया, ठीक है। ग्रंथालय मीन्स पुस्तकालय। तो आपसे ये वाला एमसीक्यूज पूछा जाए कि अब तक भारत में कितने देशों ने पुस्तकालय अधिनियम पारित कर दिया, तो आपको ऑप्शन दे सकते हैं 10, 11, इस तरह से ऑप्शन देंगे तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 11, ठीक है। आगे देखते हैं। 1950 में यूनेस्को की सहायता से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। अब 1950 में जो है दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई और ये यूनेस्को की सहायता से की गई। संभवतः यूनेस्को जो है इसकी सहायता से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1950 में की गई। आगे देखते हैं। आधुनिक पुस्तकालयों के उद्देश्य, यहाँ पे हमें आधुनिक पुस्तकालय के उद्देश्य दिए गए हैं। जैसे उपयोगी साहित्य का संग्रह तथा संरक्षण करना, ठीक है। उपयोगी साहित्य का संग्रह तथा संरक्षण करना। दूसरा उद्देश्य है साक्षरता और शिक्षा को बढ़ाना। तीसरा है जनता के ज्ञान को अद्यतन बनाकर रखना, ठीक है। चौथा है अवकाश के समय का सदुपयोग करना। पांचवा है शोध कार्य को संरक्षण, संगठित तथा क्रमिक रूप प्रदान करना। ये हमें आधुनिक पुस्तकालय के उद्देश्य दिए गए हैं। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने 1988 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की। अब जैसे कि पूछा जाए कि नई शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई, तो नई शिक्षा नीति की घोषणा 1988 में की गई। और नई शिक्षा नीति की घोषणा किसने की, तो इसमें अलग अलग सरकार के नाम मिले तो आपका उत्तर होना चाहिए भारत सरकार ने, ठीक है। भारत सरकार ने सन 1988 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट है 18वीं सदी में बेंजामिन फ्रैंकलिन यूएसए ने समाज पुस्तकालय की स्थापना की। अब कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के रूप में कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस पुस्तकालय की स्थापना की थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 18वीं सदी में समाज पुस्तकालय की स्थापना की थी और ये थे यूएसए के, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वे यूएसए के थे। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।